हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल। और आज भारत का भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप प्लस हिमानी। क्लास नंबर 4 है। पहले 3 क्लास डल चुकी हैं, आप उनको देख लीजिए। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 4। चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है उसको आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। और भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश के लगभग दोस्तों 10.6% क्षेत्र पर्वत हैं, 18.5% क्षेत्र पहाड़ी हैं। देखिए, आपको ये प्रतिशत याद रखना पड़ेगा। 10.6% क्या है दोस्तों, पर्वत है। 18.5% क्या है दोस्तों, पहाड़ी है। और 27.7% क्या है दोस्तों, पठार। और बाकी जो बचा है दोस्तों 43.2% क्षेत्रफल पर मैदानी भागों का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित शिखरों, हिमानियों, गहरे खड्डों एवं विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान हैं। पश्चिम में मरुस्थल व दक्षिण में पठारी भाग तथा तटीय मैदान इसकी प्रमुख भू आकृतियाँ हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हम सबसे पहले दोस्तों पढ़ लेते हैं भारत की भू आकृति या उप इकाइयाँ। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत देखिए, हिमालय पर्वत कैसे बटा हुआ है, तो पश्चिमी हिमालय है, पूर्वी हिमालय है, उत्तर पूर्वी हिमालय है। देखिए, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, विशाल मैदान में कौन कौन से भाग आते हैं। तो दोस्तों, विशाल मैदान में है उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान, थार मरुस्थल। ये 4 प्रकार के हैं, विशाल मैदान के अंतर्गत आएंगे। और चलिए मध्यवर्ती उच्च भूमि में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये 2 प्रकार हैं। दोस्तों, आगे है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या आता है, उत्तरी दक्कन है दोस्तों, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, पश्चिमी पहाड़ियाँ और पूर्वी पहाड़ियाँ, ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती हैं। चलिए तटीय मैदान क्षेत्र देख लेते हैं। तटीय मैदान में दोस्तों 2 प्रकार आते हैं इसके, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। जो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। आगे आता है दोस्तों द्वीप समूह। तो दोस्तों, द्वीप समूह में हम 2 द्वीप पढ़ेंगे, एक लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार व द्वीप समूह। ये हम 2 द्वीप समूह पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं, मैप के माध्यम से जान लेते हैं हम। चलिए देखिए दोस्तों, अभी हमने हिमालय के बारे में पढ़े थे, पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम हिमालय ये है, ये पूरा क्या है दोस्तों, पश्चिमी हिमालय। ये पूर्वी हिमालय है दोस्तों, अरुणाचल वाला जो प्रदेश है पूर्वी हिमालय है। और उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी जो हिमालय है, उत्तर पूर्वी हिमालय, ये वाला उत्तर पूर्वी हिमालय आएगा। चलिए आगे देखते हैं। विशाल मैदान के अंतर्गत उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान ये रहा। और दोस्तों असम का मैदान ये रहा, असम का मैदान। थार मरुस्थल ये रहा, थार मरुस्थल। चलिए दोस्तों, मध्यवर्ती उच्च भूमि में चलते हैं। तो दोस्तों, मध्यवर्ती उच्च भूमि में चलेंगे तो देखते हैं उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये यहाँ पे पड़ेगी।
मैप के माध्यम से बहुत जल्दी याद होता है दोस्तों। मैप के माध्यम से कभी भी अपनी स्टडी को जारी रखें तो मैप के माध्यम से पढ़ें, तो बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। देखिए उत्तरी दक्कन ये रहा, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार ये रहा दोस्तों, पूर्वी पठार ये रहा, और पश्चिमी पहाड़ियाँ ये है दोस्तों, पश्चिमी पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ियाँ ये पूरी पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। आगे चलते हैं तटीय मैदान में देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पश्चिम तटीय मैदान है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पश्चिम तटीय मैदान है पूरा, ये यहाँ से समुद्र से सटा हुआ है। और ये है दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान है। और हम पढ़ेंगे फिर लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहेंगे भारत के मुख्य भू आकृति प्रदेश जो हैं, भारत को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो कुल मिलाकर 6 भागों में बांटा गया है। और कहीं कहीं दोस्तों 5 प्रकार भी मिलते हैं इसके। चलिए हम 6 प्रकार देख लेते हैं महेश कुमार वर्णवाल के अनुसार। 6 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। सबसे पहले पड़ेगा दोस्तों उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पर्वत श्रृंखला को हम देखेंगे। दूसरा पड़ेगा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आता है दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान। चौथा है भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। और दोस्तों लास्ट आता है 6वें नंबर पे द्वीप समूह। इसके अंतर्गत हम दोनों द्वीपों को पढ़ेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए दोस्तों ये हम 5 प्रकार, हम पूरे एक एक प्रकार के बारे में समझाएंगे। हर क्लास में एक एक प्रकार आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा तो हम हर क्लास में एक एक जो प्रदेश हैं भारत के, वो भौगोलिक प्रदेश को हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों उत्तरी पर्वत श्रृंखला। देखिए दोस्तों यह पर्वतीय भाग महान हिमालय, देखिए महान हिमालय अभी आपको अगर पता नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे हिमालय का वर्गीकरण जब पढ़ेंगे तो सब बता देंगे आपको। महान हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय क्या है, शिवालिक हिमालय क्या है, ये सभी हिमालय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जितने भी हिमालय के प्रकार हैं सभी के बारे में हम जानकारी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों यह पर्वतीय भाग महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग का निर्माण करता है, जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से युवा मतलब नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित तथा विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। देखिए दोस्तों हिमालय पर्वत कैसी श्रृंखला है दोस्तों, तो नवीन वलित पर्वत है और मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, ये आपको याद रखना कि भूसन्निधि सिद्धांत किसने दिया है, तो दोस्तों किसने दिया है, कोबर ने दिया है। कोबर, ये आपको याद रखना है, कोबर ने दिया है भूसन्निधि का सिद्धांत। एवं अमेरिका के भूवैज्ञानिक हैं दोस्तों हैरी हेंस, इनका है दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। देखिए प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया, तो हैरी हेंस ने दिया। और भूसन्निधि का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो कोबर ने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक मान्य है ये दोनों जो सिद्धांत है दोस्तों सर्वाधिक मान्य है ये। कोबर ने भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना कहा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पर्वतों का पालना किसने कहा है, तो दोस्तों किसने कहा है, कोबर ने। किसको कहा है, भूसन्निधियों को। कोबर ने भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना कहा है। ये लंबे सकरे व छिछले जलीय भाग हैं। चलिए कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर क्या था दोस्तों, आप सभी जानते हैं टेथिस भूसन्निधि था। टेथिस एक सागर था दोस्तों, वहीं पे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। जहाँ पहले टेथिस सागर था वहाँ पे अभी वर्तमान में हिमालय स्थित है, जो उत्तर के अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड जो है से पृथक करती है।
देखिए दोस्तों, इन दोनों के अवसाद टैथिस भूसन्नति में जमा होते रहे एवं इन अवसादों का क्रम अवतलन होता रहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे क्यूनुल एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। अभी देखते हैं हम क्यूनुल पर्वत कहाँ पे है, हिमालय काराकोरम श्रेणी कहाँ पे है। सब हम आखिरी में हम जो मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे उसमें आपको सटीक याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन भूसंचलन के तहत टर्सरी युग में टैथिस भूसन्नति मतलब सागर में अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। अतः हम टैथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल भी कह सकते हैं। देखिए, हम महेश कुमार वर्णवाल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, तो इसमें ऑथेंटिक बातें हैं, आप याद रखिएगा। हैरी हेंस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिनसे टैथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लगभग करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। तो वृहद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों? इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना है। देखिए, मायोसीन जो कल्प है हमने पहले पढ़ चुके हैं। मायोसीन कल्प में लघु हिमालय बना है। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ है। देखिए, आपको एक बार समझाते हैं। इयोसीन और लिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय, इयोसीन और लिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय, और मायोसीन कल्प में दोस्तों लघु हिमालय, और शिवालिक श्रेणी किसमें बना है दोस्तों? प्लायोसीन कल्प में। चलिए, क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा है। तो दोस्तों, वास्तव में हिमालय अभी भी एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप, देखिए, हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेप, जो झील हैं, करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी होने की ओर संकेत करते हैं। चलिए, करेवा हिमालय के बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, करेवा क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेपों को क्या बोलते हैं दोस्तों? करेवा के नाम से जाना जाता है। 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेपों, जो झील है दोस्तों, उसके जो निक्षेप है उसको क्या बोलते हैं? करेवा कहते हैं। कश्मीर घाटी के करेवा निक्षेपों में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की, देखिए दोस्तों, माफ कीजिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्वी पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के निकट एवं पूर्वी भाग में मिसमी पहाड़ी या नामचा बरवा के निकट 2 तीखे अक्ष संघीय मोड़ हेयरपिन टर्न की भांति मिलते हैं। ये मोड़ प्रायद्वीपीय पठार भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। चलिए दोस्तों, ये जितना आपको बता रहे हैं नंगा पर्वत कहाँ है, मिसमी पहाड़ी, नामचा बरवा कहाँ है, हम आपको मैप के माध्यम से समझाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल, देखिए हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार मतलब ये देखिए, ये हमारा भारत का मैप है, ये हम बना के बता देते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये जो ये तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, इधर इधर कैसी है दोस्तों, अवतल है, जो श्रेणियाँ हैं अवतल है। और ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी ओर कैसे है दोस्तों, उत्तल आकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बता दिए। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है। देखिए दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय घाट घाट की जो है ऊंचाई, माफ़ कीजिए, चौड़ाई कैसी होती जाती है दोस्तों, घटती जाती है, किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है एवं ढाल भी तीव्र हो जाता है। चलिए पर्वत श्रृंखला क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे व संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप से पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कैसे, जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे व संकरे पर्वतों का विस्तार समांतर रूप से पाया जाता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, क्युनूल पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम है, हिंदू कुश है, पामीर घाट के अंग हैं, ये पामीर घाट के अंग है। ये जो है क्युनूल है, काराकोरम है, हिंदू कुश, ये पामीर के पठार के भी अंग है। चलिए आगे चलते हैं। हिमालय का मुख्य अक्ष चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई इसकी 150 से 400 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम हिमनद के बारे में पढ़ते हैं। हिमनद क्या है, हिमानी क्या है, उसी को ग्लेशियर बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को हिमानी या हिमनद कहते हैं। गतिशील बर्फ मतलब हमेशा पिघलते रहती है, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। बर्फ जमी रहती है, जमते जाती है, पिघलते रहती है, गतिशील बर्फ उसी को बोलते हैं। जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा, देखिए दोस्तों, हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा, स्नो लाइन बोलते हैं उसको। स्नो लाइन क्या है दोस्तों, हिमरेखा क्या है, हम उसको अभी बताते हैं। हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर, देखिए पश्चिमी, ये वाला पश्चिमी क्षेत्र है, इधर 3500 मीटर, पूर्वी हिमालय में दोस्तों 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अब हिमरेखा क्या है, तो देखिए दोस्तों, हिमरेखा हम आपको पर्वत बना के बताते हैं। यह है दोस्तों पर्वत, ठीक है। अब देखिए, हम नीचे से चलते हैं और जहाँ से बर्फ़ मिलना चालू होती है, अब यहाँ से बर्फ़ मिलना चालू हो गई हमें, देखिए, तो ये जो दूरी है दोस्तों, इसी को हिमरेखा बोलते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं, परिभाषा अनुसार कह सकते हैं कि जब पर्वत के तल से ऊपर जाने पर जहाँ से बर्फ़ मिलना चालू हो जाती है तो उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हिमरेखा कहते हैं। चलिए, अधिकांश हिमनद 4 से 5 किलोमीटर लंबे तथा 1.5 से 4 किलोमीटर चौड़े हैं। इनकी मोटाई भी अधिक होती है। ये प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक ही फिसल पाते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। मिलाम हिमनद, देखिए दोस्तों, मिलाम हिमनद क्या है, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे, तब आएगा ये सारी चीज़ें। बाकी आपको याद होना चाहिए कि मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख हिमनद है जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, शारदा एवं काली गंगा नदियों का उद्गम होता है। देखिए, शारदा नदी,
काली नदी किसे बोलते हैं भारत की? तो शारदा नदी को। काली नदी कहाँ पे है दोस्तों? तो नेपाल से निकलती है, भारत की ओर आती है और उसको भारत में शारदा नदी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ स्थित है। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, विचाफो, विचाफो भी बोलते हैं, बियाफो भी बोलते हैं, और बातूरा प्रमुख है। ये ग्लेशियर हैं दोस्तों, गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, विचाफो, बातूरा, ये प्रमुख क्या हैं दोस्तों? ग्लेशियर हैं। एक है दोस्तों चोराबरी ग्लेशियर भी है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है, वहाँ से दोस्तों एक झील का निर्माण हुआ है, गांधी सागर सरोवर के नाम से उसको जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, और अब देखते हैं हम मैप के अंतर्गत मैप के बारे में भी जानकारी लेंगे। उसमें दिमाग में अच्छा बैठता है और हमेशा लंबे समय तक याद रहता है। चलिए दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो K2 है। कौन सी दोस्तों? K2। और उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर की हाइट है। देखिए बियाफो हमने पढ़े, ये ग्लेशियर आपको यहाँ पे मिलेगा भारत के ऊपर में थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर ये है, ये दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है, और ये है दोस्तों काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी है। चलिए सियाचिन ग्लेशियर देख लिए हमने। ये खारदोपीन है, ये बातूरा ग्लेशियर है, हिस्पार है, चोंगलोलुमा है। देखिए चोंगलोलुमा भी है दोस्तों, चोंगोलुमा है, और बालतोरा ग्लेशियर है, सालतोरो कांगड़ी। अब देखिए लद्दाख में जो है दोस्तों, लद्दाख में है भारत का सबसे ठंडा स्थल द्रास। कौन सा है दोस्तों? द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है दोस्तों द्रास, भारत का सबसे ठंडा स्थल है। और लेह दोस्तों सबसे शुष्क स्थल है, जहाँ भारत की सबसे कम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? तो लद्दाख का लेह है। चलिए नुनकुन एक पहाड़ी है दोस्तों, नुनकुन पहाड़ी है, आपको याद रखना है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं। देखिए K2 की बात करें हमने, तो K2 8,611 मीटर हाइट है, गॉडविन ऑस्टिस इसका नाम मिलता है। और नुनकुन पहाड़ी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 7,135 इसकी हाइट है। 7,135 मीटर हाइट पड़ेगी किसकी दोस्तों? नुनकुन की। और जोजिला दर्रा भी पड़ेगा, ये यहाँ पे पड़ेगा जोजिला दर्रा। फिर आगे चलें तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं हम दोस्तों उत्तराखंड में। दोस्तों एक नदी आती है चोराबरी ग्लेशियर से। चोराबरी ग्लेशियर ये रहा हमारा, यहीं पे गांधी सरोवर है, अभी हमने पढ़े हैं। यहाँ पे ऊंचाई पर एक झील स्थित है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गांधी सरोवर झील गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। और देखिए चोराबरी ग्लेशियर से भिलांगना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? भिलांगना नदी। भिलांगना नदी, और एक नदी और है दोस्तों, कौन सी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी इधर से आती है और भिलांगना नदी इधर से आती है। दोनों के मिलने का स्थान से थोड़ा आगे में टिहरी बांध बंधा हुआ है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिलाम ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है, कामेत उत्तराखंड में पड़ेगा। और दोस्तों नंदा देवी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, माफ़ कीजिए, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? नंदा देवी है। नंदा देवी
इसकी जो हाइट है दोस्तों 7,817 मीटर हाइट है। देखिए 7,817 मीटर हाइट है, किसकी है दोस्तों? नंदा देवी की हाइट है। फिर आता है दोस्तों नैनीताल। नैनीताल की हाइट कितनी है दोस्तों? 2,084 मीटर है। और ये है पिंडारी। पिंडारी से एक नदी निकलती है, पिंडार की नदी, जो कि अलकनंदा नदी के साथ मिलती है और कौन सा प्रयाग बनाती है दोस्तों? कर्णप्रयाग बनाती है। ये आपको हम आगे पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद। तो दोस्तों हिमालय के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं? अच्छे से देखिएगा, याद करने की कोशिश करें। चलिए सबसे पहले आता है दोस्तों, पहले देखेंगे हम हिमनद अवस्थिति और उसकी लंबाई किलोमीटर में। चलिए सबसे पहले हम सियाचिन ग्लेशियर देखते हैं। सियाचिन कहाँ स्थित है दोस्तों? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। 76 किलोमीटर लंबाई है इसकी दोस्तों। फिर आता है बाल्टोरो, ये भी काराकोरम में है, 58 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पार, विचाफो, बातुरा, ये कहाँ है दोस्तों? पूरे काराकोरम में है। ये पूरे ग्लेशियर कहाँ पे हैं? काराकोरम में है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिस्पार की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 61 किलोमीटर है। और दोस्तों विचाफो की लंबाई 59 किलोमीटर है। और दोस्तों बातुरा की लंबाई है 58 किलोमीटर। चलिए चोंगलोलुमा देख लेते हैं, माफ़ कीजिए चोंगोलुमा है। तो दोस्तों चोंगोलुंगमा है काराकोरम में, 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये देखिए 50 किलोमीटर लंबाई है। और खारदुंगला है, खुरदोंगला, ये एक दर्रा भी है जो काराकोरम में स्थित है, 41 किलोमीटर लंबाई है। कुनियांग है दोस्तों, जो कि काराकोरम में है, 24 किलोमीटर लंबाई है। रिमो कश्मीर में है, 40 किलोमीटर लंबाई। पुनमहा कश्मीर में है दोस्तों, 27 किलोमीटर लंबाई। गंगोत्री कुमायूं में है। कुमायूं पर्वत हम पढ़ेंगे अभी हिमालय पर्वत के बारे में, जो कि प्रादेशिक भाग है हिमालय का। 26 किलोमीटर लंबाई है गंगोत्री की। और आगे बढ़ें, केदारनाथ उत्तराखंड में है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, तो 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जम्मू सिक्किम और नेपाल में है। देखिए जम्मू कहाँ है दोस्तों? सिक्किम और नेपाल में है, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिलाम दोस्तों कुमायूं हिमालय है, वहाँ पे पड़ेगा मिलाम। मिलाम ग्लेशियर से धौलीगंगा निकलती है, जो कि धौलीगंगा और विष्णुगंगा दोनों मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। चलिए, और कौन सा प्रयाग बनाती है दोस्तों? तो विष्णु प्रयाग बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा नेपाल सिक्किम में स्थित है, 16 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। दोस्तों हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं हम आज जानते हैं, और उनकी हाइट के साथ और किस देश में स्थित है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आप सभी को पता ही है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और किस देश में है दोस्तों? नेपाल देश में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 8,848.86। ये आपको याद रखना है दशमलव के साथ, 8,848.86 इसकी हाइट है। कहीं कहीं मिलता है दोस्तों कि 8,850 मीटर भी है, और लेकिन हमको ये एग्जैक्ट याद रखना है क्योंकि 8,848.86 ही है। फिर आता है दोस्तों काराकोरम में केटू, उसी को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्ट्रिच, भारत में है दोस्तों। अभी ये वर्तमान पीओके में पड़ेगी, ये भारत देश में है। 8,611 मीटर इसकी हाइट है। फिर दोस्तों कंचनजंगा, कंचनजंगा है दोस्तों नेपाल में, सिक्किम वाला क्षेत्र में है, तो 8,598 इसकी हाइट है। कितनी है दोस्तों? 8,598 इसकी हाइट है। फिर आती है दोस्तों मेकालू पर्वत श्रेणी। मकालू कहाँ है दोस्तों? ये भी नेपाल में है। नेपाल में मकालू देखिए 8,481 मीटर इसकी हाइट है। धौलागिरी नेपाल में पड़ेगी। कितनी हाइट है इसकी दोस्तों? 8,172 हाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंगा पर्वत भारत में है दोस्तों, और कहाँ पे पड़ेगा? तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ेगा, नंगा पर्वत है।
ऊपर में पीओके से लगा हुआ है। तो दोस्तों नंगा पर्वत भारत में स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है 8,126 मीटर हाइट है। अन्नपूर्णा कहाँ है दोस्तों, नेपाल में है, 8,078 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी भारत में है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में पड़ेगी, 7,817 मीटर इसकी हाइट है। कामेत भारत में है दोस्तों, कामेत कहाँ पे है, भारत में, उत्तराखंड में पड़ेगी और 7,756 मीटर इसकी हाइट है। नामचा बरवा कहाँ है दोस्तों, चीन तिब्बत में है और 7,756 मीटर इसकी हाइट है। गुरुला मानधाता कहाँ है दोस्तों, तो तिब्बत में, ये आपको नया लगा होगा, गुरुला मानधाता तिब्बत में है। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 7,728 मीटर इसकी हाइट है। तो देखते हैं हम दोस्तों प्रमुख कौन कौन से हैं, हमको याद रखने का कौन कौन सा है। देखिए माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रखना है 8,848.86। K2 की हाइट याद रखना है 8,611। कंचनजंगा पूछा जाता है 8,598 मीटर। देखिए दोस्तों मकालू भी नहीं पूछा जाता, लेकिन हम देख लेते हैं 8,481। और दोस्तों धौलागिरी नहीं पूछता, 8,172 है, लेकिन ये हमको याद रखना है, क्या पता आगे पूछ ले। नंगा पर्वत के बारे में पूछता है, भारत में 8,126 मीटर हाइट है इसकी। नंदा देवी तो बिल्कुल बहुत बार पूछा गया है, उत्तराखंड में, 7,817 मीटर हाइट। चलिए हमने सभी के बारे में जान चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे, मेन टॉपिक आया हमारा, अब हम आपको मैप के माध्यम से समझा रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं मैप के बारे में, मैप से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, आपने देखा होगा हिंदू कुश श्रेणी हमने नाम पढ़ चुके हैं, क्यूनुल पढ़े हैं, तो उनकी स्थिति देख लेते हैं। ये दोस्तों ये पूरा जो क्या है भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में कौन सी श्रेणी है दोस्तों, तो हिंदू कुश श्रेणी स्थित है। चलिए हिंदू कुश श्रेणी के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर पश्चिम सीमा पर है और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में फैली हुई है। आगे अगर देखा जाए तो देखिए पामीर का पठार ये रहा, ये भारत की स्थिति ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भारत की स्थिति है, ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, ये मैप के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों पामीर का पठार ये रहा, आपको स्थिति याद रखना है, हिंदू कुश श्रेणी इधर है। ये है दोस्तों पूरी क्यूनुल श्रेणी है, ये क्यूनुल श्रेणी है। और हिंदू कुश और हिंदू राज भी दोस्तों यहीं पड़ेगी, यहाँ पे हिंदू राज। अब देखिए यहाँ पे स्थित है दोस्तों K2, काराकोरम से श्रेणी के नीचे जास्कर श्रेणी में आती है। तो उसको दोस्तों वहाँ पे स्थित है 8,611 मीटर, हमने हाइट पढ़ चुके हैं। यहाँ पे K2 स्थित है। अब देखें नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में पड़ेगा। ये नंगा पर्वत की हाइट है दोस्तों 8,126 मीटर हाइट है। अब हम देखते हैं दोस्तों ये पूरी काराकोरम श्रेणी है, एक एक करके बताते हैं हम। ये दिख रही है आपको, ये काराकोरम श्रेणी है। उसके नीचे पड़ेगी दोस्तों लद्दाख की श्रेणी, उसके नीचे है दोस्तों जास्कर श्रेणी, ये पूरी जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेपाल में दोस्तों, नेपाल तिब्बत में पड़ेगा कैलाश श्रेणी, हमें स्थिति याद रखना है, यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों क्या, कैलाश श्रेणी। अब हम जा रहे हैं दोस्तों हिमालय की ओर, तो हिमालय की ओर जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृहद हिमालय। देखिए ये पूरा जो आता है दोस्तों, ये जितनी भी श्रेणियाँ आती है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आ गई और काराकोरम श्रेणी आ गई, ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ठीक है दोस्तों। और ट्रांस हिमालय में ही कौन सी चोटी स्थित है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो ये जो आपको श्रेणी दिख रही है, ये है दोस्तों वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय है, वृहद हिमालय। हम आपको आगे ले जाते हैं, आगे दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों वृहद हिमालय है, ये देखिए ये है वृहद हिमालय, ये पूरा वृहद हिमालय है।
अब वृहद हिमालय में ही कौन कौन सी चोटी स्थित है देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड में, ये नंदा देवी है। अब देखिए उसके बाद पड़ती है दोस्तों नेपाल में, नेपाल में चले जाएं तो धौलागिरी। फिर है दोस्तों यहाँ पे अन्नपूर्णा है, देखिए यहाँ पे अन्नपूर्णा चोटी है। यहाँ पे दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है। फिर है दोस्तों मकालू माउंट एवरेस्ट, और सिक्किम में है दोस्तों कंचनजंगा, नेपाल में पड़ेगी। और यहाँ पे तिब्बत के ऊपर देखिए, तिब्बत से ये सांगपो नदी, तिब्बत में सांगपो नदी, उसी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। और दोस्तों अगर आगे बढ़ें हम तो ये है दोस्तों यहाँ पे पड़ेगी क्या, डफला की पहाड़ी। तो डफला की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में। और उसके आगे जाएं दोस्तों तो नेपाल देश है, वहाँ से भी इसका हिस्सा लगता है। चलिए नामचा बरवा, ये देखिए आप, नामचा बरवा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो नामचा बरवा कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। अब देख सकते हैं, अब मैप के माध्यम से हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये है दोस्तों पटकाई की पहाड़ी, कौन सी है दोस्तों, पटकाई। पटकाई की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा जो सेवन सिस्टर है पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगी। अब नागा की पहाड़ी नागालैंड में पड़ेगी, ये देखिए नागा मतलब नागालैंड। लुसाई पहाड़ी कहाँ पड़ेगी दोस्तों, ये है हमारी लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी कहाँ पड़ेगी, त्रिपुरा मिज़ोरम, मतलब त्रिपुरा में तो नहीं, मिज़ोरम और मणिपुर में यह लुसाई की पहाड़ी फैली हुई है। देखिए पूर्वी क्षेत्र में गारो, खासी और जैंतिया, ये यहाँ की जनजातियाँ भी है, उन्हीं के नाम पर ये इस पहाड़ियों का नाम पड़ा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। हम ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं। देखिए ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, ये देखिए राजमहल, राजमहल की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, तो झारखंड में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। तो झारखंड में, मुख्यतः झारखंड में ही पड़ेगी। और उसके बाद दोस्तों छोटा नागपुर का पठार आपको दिख रहा है, देखिए ये छोटा नागपुर का पठार है ना। और ये है मल्लयगिरी, मल्लयगिरी कहाँ है दोस्तों, तो ओडिशा में पड़ेगा दोस्तों मल्लयगिरी। कहाँ दोस्तों, ओडिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कैमूर की पहाड़ी ये रही उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड के पठार ये पूरा फैला हुआ है, कैमूर की पहाड़ी है। और मैकाल पर्वत श्रृंखला ये है दोस्तों, मैकाल पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं उसको। और महादेव, ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, मैकाल पर्वत श्रृंखला। महादेव पर्वत श्रृंखला भी मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में है। और विंध्याचल श्रेणी, ये है दोस्तों विंध्याचल श्रेणी, जो कि भारत को 2 भागों में बांटती है, आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। चलिए आगे चलें तो ये है अरावली पर्वत, ये है दोस्तों अरावली पर्वत, यहाँ पे पड़ेगा मध्य भारत का पठार। ये पूरा भारत तक, माफ़ कीजिए, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। और फिर है दोस्तों मालवा का पठार उसके नीचे, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये है दोस्तों सतमाला श्रेणी, ये यहाँ पे सतमाला श्रेणी कहाँ पड़ेगी दोस्तों, तो सतमाला श्रेणी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में पड़ेगी। देखिए दोस्तों अरावली श्रेणी की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सभी पहाड़ियों के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। चलिए सतमाला श्रेणी देख लिए हमने। ये है दोस्तों सह्याद्री, क्या है दोस्तों, ये है सह्याद्री पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री है, इसको बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, इसको बोलते हैं दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री। चलिए महाबलेश्वर की पहाड़ी भी स्थित है पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में। और कलसूबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 1646 मीटर हाइट है। यहीं पे आप देखिए महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट, ये दर्रे हैं। हरिश्चंद्र की पहाड़ी भी कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में है। अजंता भी कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र का पठार में स्थित है अजंता की श्रेणी। और आगे चलें तो दक्षिण का पठार यहाँ पे फैला हुआ है, ये देखिए आप, दक्षिण का पठार इसको बोलते हैं। तेलंगाना का पठार तेलंगाना में है। देखिए उत्तरी सरकार
उत्तरी सरकार जो तट है वहाँ पे देखिए अरेयो कोंडा है, उसी को दोस्तों अरोया कोंडा है, लेकिन उसी को अरामा कोंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरामा कोंडा बोलते हैं। चलिए, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर है, कहीं कहीं 1504 मीटर भी मिलती है। उत्कल का मैदान इसको बोलते हैं, इसमें हम नहीं जा रहे हैं, मल्लगिरी की श्रेणी हमने पढ़ लिए हैं। आगे देख लेते हैं। और देखिए अभी तो बहुत सारा है। आंध्र प्रदेश का मैदान है यहाँ पे दोस्तों। फिर ये है दोस्तों नल्ला मलाई, ये नल्ला मलाई है, ये नाम लिखा है नल्ला मलाई, ये वाली पहाड़ी को नल्ला मलाई बोलते हैं। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में है नल्ला मलाई। फिर कोरोमंडल तट है, ये तो आप सभी जानते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोरोमंडल तट है दोस्तों। ये है पूर्वी घाट, जावेदी सेवराय की पहाड़ी यहीं पे स्थित है। जावेदी सेवराय की पहाड़ी यहीं पे स्थित है, आप देख सकते हैं, ये जावेदी और सेवराय। चलिए आगे चलें तो ये है दोस्तों पालघाट दर्रा है। कहाँ है दोस्तों? केरल में है पालघाट, ये भी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है। अन्नामलाई दोस्तों, और यहाँ पे है दोस्तों एक बहुत ही फेमस है पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ से फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? दोदा बेट्टा है, जिसकी हाइट कितनी है? तो 2600 दोस्तों, जिसकी हाइट कितनी है? माफ़ कीजिए, तो दोस्तों दोदा बेट्टा की हाइट कितनी है? 2637 मीटर हाइट है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, ये आपको पालघाट बता दिए हैं। फिर अन्नामलाई, देखिए अन्नामलाई ये पहाड़ी है। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अन्नामुदी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है दोस्तों 2695 मीटर। फिर उसके नीचे आती है अन्नामलाई, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्डामम इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। कार्डामम, अन्नामलाई अलग है, ये अन्नामलाई ऊपर में पड़ेगा, उसकी हाइट ये है। उसके नीचे ये जो दिख रही है आपको, ये कार्डामम या इलायची की पहाड़ी है। सबसे नीचे चलेंगे दोस्तों तो पालने की पहाड़ी है। देखिए उसके बाद हम एक जानकारी और ले लेते हैं। महेंद्रगिरी भारत मुख्य भूमि से महेंद्रगिरी जो चोटी है दोस्तों, आपको देखिए यह है महेंद्रगिरी की चोटी। ये देखिए महेंद्रगिरी की जो चोटी है दोस्तों महेंद्रगिरी की जो चोटी है कहाँ पे है? ये देखिए आप, एक महेंद्रगिरी ये है। एक महेंद्रगिरी हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, वो महेंद्रगिरी कहाँ पे है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है ना। आंध्र प्रदेश में रामाकोंडा पे स्थित है, उत्तरी सरकार तट पे, है ना। उसके बाद एक और दोस्तों महेंद्रगिरी है, जो भारत मतलब मुख्य भूमि से की दक्षिणतम चोटी है। कौन सी? महेंद्रगिरी। फिर दोस्तों ये श्रीलंका देश है, आप सभी जानते हैं। चलिए और देख लेते हैं इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो दोस्तों यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अंडमान में है सैडल पीक, जिसकी हाइट है दोस्तों 737, और दोस्तों कहीं कहीं मिलता है 642, लेकिन यहाँ पे 737 मीटर हाइट दिया है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, सिंधु गंगा का मैदान निचला स्थान, सबसे निचला स्थान है। और शिवालिक उससे ऊंचा है, शिवालिक या बाह्य हिमालय, है ना। और फिर आता है दोस्तों उससे ऊंचा है मध्य हिमालय। और दोस्तों सबसे ऊंचा है अपना कौन सा हिमालय? वृहद हिमालय। फिर है उससे नीचा आएगा लद्दाख की श्रेणी, फिर ब्रह्मपुत्र घाटी, फिर दोस्तों कैलाश श्रेणी है। फिर आगे अगर चलें तो तिब्बत का पठार है। फिर है दोस्तों क्योनुल की ढाल। क्योनुल की ढाल कहाँ है दोस्तों? हमने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान की ओर फैली हुई है। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक कंप्लीट किए हैं।
भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हमने उत्तरी जो पहाड़ी देखे, हिमनद देखे और सभी चोटियों की हाइट और पूरा मैप के माध्यम से हमने आज जानकारी प्राप्त किए हैं। आप बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और ऐसे ही हम पढ़ाते रहें आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, ज़रूर बताएं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।